नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। प्राइमरी एक्टिविटीज़ का लास्ट पार्ट हम बेटा पढ़ रहे थे कि एग्रीकल्चर कितने टाइप्स का होता है। आप सभी जानते हैं एग्रीकल्चर इज ऑफ 9 टाइप्स और 8वां जो टाइप है वो क्या है बेटा, वो आपका आता है बेटा कोऑपरेटिव फार्मिंग। क्या है बेटा आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग। आप सभी को पता होगा, आप सभी जानते हो कि बेटा इस शब्द का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव? मतलब जैसे कि गांव में पंचायतें होती हैं, वो सब मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। तो बेटा वैसे ही आपकी होती है कोऑपरेटिव फार्मिंग। मतलब कि यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स, बेटा जो होते हैं किसान फार्मर, उनका बेटा एक ग्रुप होता है, फॉर्म्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बेटा मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं। कैसे? अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करके, ठीक है, वॉलंटियरिंग फॉर मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग। ज़्यादा फायदे के लिए, ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए लोग बेटा मिलके एक ग्रुप बनाते हैं जो अपने रिसोर्सेज को आगे करता है अपनी ग्रोथ के लिए। इंडिविजुअल फार्म्स रिमेन इंटैक्ट एंड फार्मिंग इज अ मैटर ऑफ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव। ठीक है ना। जितने भी ये काम हो रहे हैं, सोसाइटी जो काम करती है बेटा, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करती है बेटा? सिर्फ करती है आपकी फार्मिंग को एक्स्ट्रा और अच्छा प्रॉफिट में लाने के लिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो बेटा हमारा आता है वो क्या आता है इसमें, कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज हेल्प फार्मर्स टू प्रोड्यूस ऑल इंपॉर्टेंट इनपुट्स ऑफ फार्मिंग, सेल द प्रोडक्ट्स एट मोस्ट फेवरेबल टर्म्स एंड हेल्प इन प्रोसेसिंग ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट चीपर रेट्स। ठीक है। ये जो बेटा सोसाइटी होती हैं, ये बेटा फार्मर्स की हेल्प करती हैं उनके फार्मिंग में इनपुट्स को खरीदने के लिए, उनके सामान को बेचने के लिए, उनकी हर तरीके से, मतलब जो पॉसिबल चीज़ें होती हैं वो सब करने के लिए बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है बेटा वो आपकी आगे आती है। यहाँ बेटा आपको ये बोला गया आपको ये। ठीक है। कोऑपरेटिव मूवमेंट ओरिजिनेटेड over a century ago and has been successful in many western European countries like Denmark। ये जो बेटा कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है, ये बेटा आपका डेनमार्क में, ये बेटा नीदरलैंड्स में एंड इटली में बेटा आपकी काफ़ी लाभदायक है, मतलब यहाँ पे चल रही है। अगर हम बेटा डेनमार्क की बात करें, इन डेनमार्क द मूवमेंट हैज़ बीन सो सक्सेसफुल दैट प्रैक्टिकली एवरी फार्मर इज ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हर किसान मेंबर है किसका? कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ठीक है बेटा। तो 1 मार्क्स अगर पूछें कि कहाँ की बात हो रही है, जहाँ का मेंबर, कौन सी कंट्री का मेंबर आपका मेंबर है, किसका? सोसाइटी का, तो क्या बोलोगे आप लोग? वो डेनमार्क है बेटा आपका है। ठीक है। तो बेटा आपका ये 8वां प्रकार था, हम बेटा इसको पढ़ चुके हैं। आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज कलेक्टिव फार्मिंग। क्या बेटा हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आपका कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव सब समझ चुके होंगे आप लोग कि 15-20 लोग इकट्ठे हो गए, कलेक्शन, कलेक्टिव। ठीक है। सो इस कलेक्टिव फार्मिंग जो 9 टाइप है बेटा आपका कलेक्टिव फार्मिंग का, इसका बेसिक कंसेप्ट होता क्या है, प्रिंसिपल क्या है? सो द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द टाइप ऑफ फार्मिंग इज बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर। 15-20 लोग मिलकर एक खेत पे काम कर रहे हैं और उस खेत का मालिक कौन है? स्टेट, सरकार। ठीक है ना। सोशल ओनरशिप। कलेक्टिव मीन्स कि वो लोग ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम नहीं कर रहे, वो अपनी अपनी वेजेस के लिए काम कर रहे हैं, अपनी दिहाड़ी के लिए काम करते हैं आपका। कलेक्टिव फार्मिंग और मॉडल ऑफ कॉलहोज, ये ध्यान रखिए 1 मार्क्स में दे कैन आस्क यू। मॉडल ऑफ कॉलहोज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द एस वेल। ये शब्द बेटा आपने सुना होगा यूएसएसआर की, सोवियत यूनियन में। तो ये जो टर्म थी बेटा, ये उन लोगों ने ही इन्वेंट की थी टू इम्प्रूव अपॉन द inefficiency of the previous methods of agriculture and to boost agriculture production for self sufficiency। ठीक है ना। इस कलेक्टिव फार्मिंग का बेटा मेन मुद्दा ये होता है कि जो फार्मर्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनके मेथड्स को, उनके तरीकों को बेटा इम्प्रूव करना, ताकि वो और सही से जो आपका वो आगे आके अपना काम जो है वो कर सकें। ठीक है। The farmers used to pool in all resources like land, livestock and labor। ये सब लोग मिलकर काम करते हैं। They were allowed to retain very small plots to grow crops in order to meet their daily requirement। ठीक है ना। छोटे छोटे इनके होते हैं प्लॉट्स, ज़रा से इनके फार्म होते हैं और उस पर ये अपने अकॉर्डिंग ही खेती बाड़ी करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है ना। ये लोग बेटा करते हैं टारगेट सेट, यानी कि ईयरली टारगेट्स वर सेट बाय द गवर्नमेंट एंड द प्रोड्यूस वर आल्सो सोल्ड टू द स्टेट एट द फिक्स प्राइस। सरकार एक रखती है टारगेट सेट कि भैया आपको इतना पैसा देना है इतने टाइम में, ये है जो भी है। इनके रिस्क बेटा, इनके जो होता है ना एमएसपी, मिनिमम सेलिंग प्राइस, सुना होगा आपने एमएसपी या मैक्स सेलिंग प्राइस, तो वो बेटा आपके फिक्स रहते हैं आपका। ये produced in excess of the fixed amount was distributed among the members or sold in the market। ठीक है ना। इन्होंने जो चीज़ें उगाई, अगर वो एक्सेस मतलब वो अधिक उग जाती है
तो या तो बेटा वो मेंबर्स के बीच जो होते हैं आपके कलेक्टिव में एक फार्म में, उनमें बेटा बढ़ जाते हैं या उनमें बढ़ जाते हैं, या बेटा उसको फिर वो आपको मार्केट में आपका वो उसको बेच देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपको आता है, इसकी बेटा थोड़ी सी और बातें भी जो बेटा पढ़नी है आपको। क्या, अब यहाँ के जो बेटा होते हैं फार्मर्स, द फार्मर हैड टू पे टैक्सेस ऑन द फार्म प्रोड्यूसेस हायर्ड मशीनरी एक्सेट्रा। यहाँ पे फार्मर्स सरकार को देते हैं कुछ पैसा, अमाउंट देते हैं। मेंबर्स वर पेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क। जिस तरीके, देखो मैंने बोला था सोशल, मतलब यहाँ पे सब कुछ स्टेट चला रहा है, स्टेट सब कुछ चलाता है और सरकार, और ये जो ना फार्मर्स ये एक तरह से जॉब भी कर रहे हैं, इनको रोजगार मिला हुआ है, उसके अलावा बेटा ये टैक्स पे कर रहे हैं। मेंबर्स वर पेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क अलॉटेड टू देम बाय द फार्म मैनेजमेंट। अब जिस तरीके से उनको काम दिया उस अकॉर्डिंगली बेटा उनके पैसे होते हैं, उनके होते हैं। एक्सेप्शनल वर्क, और किसी फार्मर ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया है, तो उनको बेटा कैश में उनको जो प्राइस आपको वो मिल जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन फॉर्मर USSR अंडर सोशलिस्ट डिजाइन विच वॉज अडॉप्टेड बाय द सोशलिस्ट कंट्रीज। ये पहले की बात थी, लेकिन बेटा आज के टाइम पे ये चलता ही नहीं है, आप सभी जानते हैं ये सिस्टम अब है नहीं, क्योंकि कलेक्टिव फार्मिंग अब होती नहीं है। अब बेटा जो पे आपकी प्राइवेट फार्मिंग आपकी जो है वो आ चुकी है। और नेक्स्ट टॉपिक इज माइनिंग। आप सभी जानते हैं माइनिंग का मतलब क्या होता है, माइनिंग होता क्या है, पता होगा आपको। ठीक है ना, मिनरल्स गड़े हुए हैं ज़मीनों में, पेट्रोल हो, चाहे आपका सोना हो, चाहे आपके हीरे हो, वो गड़े हुए हैं कहाँ पे, ज़मीन के अंदर। कुछ ज़मीन के सरफेस पे हैं, कुछ ज़मीन के अंदर हैं, तो दोनों की हम बात करने वाले हैं। तो पहले बात जानते हैं हम लोग कि द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग बिगेन विद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जो बेटा आपकी औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसके बाद बेटा इसकी एक्चुअल विकास हुआ था इसका। एंड इट्स इंपॉर्टेंस इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। जो इसकी बेटा ज़रूरत है वो बढ़े जा रही है। आप सभी जानते हैं पेट्रोल डीजल के दाम भले ही बढ़ रहे हैं, लेकिन वो ज़रूरत तो है हमारी, वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी जाते हैं आपको। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि भाई माइनिंग की जो बेटा एक्टिविटी होती है उसको कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये बोलेंगे कि माइनिंग को बेटा फिजिकल फैक्टर्स, यानी कि कितने साइज में आपका वो चीज़ कहाँ, कितने साइज में अवेलेबल है, क्या ग्रेड है, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ द डिपॉजिट, मतलब वो कैसा मिल रहा है, लिक्विड में है या वो सॉलिड में है आपका, या वो किस तरह से गैस में है आपका, तो ये सब मैटर करता है। दूसरा, इकोनॉमिक फैक्टर सच एज द डिमांड फॉर मिनरल, उस पर्टिकुलर मिनरल की मार्केट में डिमांड है या नहीं है, उस पर्टिकुलर मिनरल को बाहर निकालने के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है, पैसा है या नहीं है उस चीज़ को डेवलप करने के लिए, और लेबर और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सब ध्यान में रख के हम करते हैं माइनिंग। चाहे बेटा वो आपकी कोयले की माइनिंग हो, चाहे बेटा आपकी वो पेट्रोल की माइनिंग हो आपकी। ठीक है बेटा, ये थी आपकी माइनिंग की एक्टिविटी। नेक्स्ट अगर हम बेटा बात करते हैं मेथड्स की, तो दो तरीके के बेटा होते हैं मेथड किसके, माइनिंग के। एक तो बेटा होता है आपका सरफेस मेथड, सरफेस यानी कि जो धरती के ऊपर है, सतह पर है, मतलब वहाँ से बिना टेक्नोलॉजी के भी निकाल सकते हो आप। और एक क्या होता है अंडरग्राउंड, जो धरती के बहुत अंदर है। अब जब बहुत अंदर है तो मतलब उसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी का, मशीन का इस्तेमाल तो बेटा करना ही पड़ेगा आपको। तो द सरफेस माइनिंग को जो बेटा ये होती है, इसको हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं। इट इज़ द ईजिएस्ट एंड द चीपेस्ट वे, देखो जो चीज़ धरती की सतह पर है उसको निकालना बड़ा आसान है, ऑफ माइनिंग मिनरल्स डेट अकर क्लोज टू द सरफेस। ठीक है, बड़ा आसान रहता है उसको निकालना। ओवरहेड कॉस्ट सच एज द सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड इक्विपमेंट इज लिटिल लो, भाई ये खर्चे नहीं है भाई, खर्चे कहाँ से होंगे जब चीज़ अवेलेबल है बेटा ऊपरों पे। द आउटपुट इज बोथ लार्ज एंड रैपिड, तेज़ी में और अधिक मात्रा में यहाँ पे बेटा आपका जो है ना आपका आउटपुट वो आपको बेटा मिलेगा। अब नेक्स्ट में हम लोग होता है, अब एक चीज़ देखिए आप, जब कोई मिनरल्स ठीक है ना बहुत अंदर है, सरफेस के अंदर, ठीक है ना, तो उसको निकालने के लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए मेथड्स, बहुत तरीके। तो उसी को बेटा हम लोग बोलते हैं शाफ्ट मेथड। ठीक है ना, अंडरग्राउंड माइनिंग जो होती है बेटा, अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड जो होता है उसको हम लोग बेटा शाफ्ट समझते हो। शाफ्ट क्या होती है, ऐसे होता है लंबे में होती है, किचन में लगाते हैं हम लोग, किचन के बाहर होती है शाफ्ट जो गर्म हवा निकालती है, वैसे ही आपकी लंबाई में हम लोग डालते हैं, सबमर्सिबल देखा होगा आपने से निकालते हैं। तो जब ज़मीन के अंदर से हमें कुछ निकालना है तो हमको बेटा शाफ्ट मेथड को यूज़ करना पड़ता है। इन दिस मेथड वर्टिकल शाफ्ट्स have to be sunk from where underground galleries radiate to reach the minerals। धरती के बिल्कुल अंदर जाके हमें वहाँ से सामान निकालना होता है। Minerals are extracted
एंड ट्रांसपोर्टेड टू द सरफेस दीज पैसेजेज। यहाँ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं धरती तक, ऊपर तक। इट रिक्वायर्स, अब ये सब काम करने के लिए ऐसा तो नहीं हाथ से काम होगा, बिना टेक्नोलॉजी काम हो जाएगा। इट नीड्स क्वाइट टेक्नोलॉजी, इसमें आपको बहुत ज़्यादा तकनीक चाहिए, जैसे कि आपको लिफ्ट, ड्रिल्स, हॉलेज व्हीकल्स, वेंटिलेशन सिस्टम फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ पीपल एंड मटेरियल। ठीक है ना भाई, अब कोयले खदान के अंदर कोयला बाहर निकालना होगा तो भी तो चाहिए लाइटिंग चाहिए बेटा, वहाँ पे आपको एक प्रॉपर एक वेंटिलेशन का सामान चाहिए होता है बेटा वहाँ पे आपको। दिस मैटर इज रिस्की, अब ये मैटर बेटा रिस्की होता है, क्यों? कभी बाढ़ आ जाती है, कभी पॉइजनस गैस फैल गई है, कभी आग लग गई है, तो ये काफ़ी दिक्कत देती है। ये वाला मेथड बेटा काफ़ी आपको जो है वो दिक्कत आपको देता ही देता है। ठीक है, अब जो बेटा डेवलप कंट्रीज़ हैं वो इन पे ज़्यादा डिपेंड करती हैं, क्योंकि उनके पास में टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ की तो इनके पास टेक्नोलॉजी इतनी खास नहीं है कि ये लोग आगे बढ़ जाएं। अगर हम बात करते हैं बेटा अफ्रीका कंट्री, जैसे अफ्रीका और अफ्रीका की, तो यहाँ की जो इकोनॉमी है, यहाँ की जो अर्निंग्स है बेटा वो 50% मिनरल से ही होती है। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर बेटा आज हमारा यहीं पे खत्म हो चुका है। अभी इसके क्वेश्चन आंसर बेटा आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इसमें चैप्टर से आपके कौन कौन से आपके क्वेश्चन आंसर बन जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं बेटा आपसे हमारी नेक्स्ट क्लास में।